हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में और गोली दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे कैसे होता है, उसके मार्ग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कोई भी वस्तु हो या स्थान हो, किसी को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश उस वस्तु से परावर्तन होकर हमारी आँख की रेटिना पड़ता है, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण पर जब किसी वस्तु से प्रकाश चलता है तो वह प्रकाश किस तरह परावर्तन होता है और कहाँ कहाँ से होकर जाता है। तो मान लीजिए कोई अवतल दर्पण M1 और M2 है, कोई अवतल दर्पण M1 और M2 है। अब यह वास्तव में क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको दिखाते हैं P से। यह गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले से काटा गया होता है। इसी के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, दिखाते हैं C से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दिखाते हैं R से। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, दिखाते हैं F से। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, दिखाते हैं F से। या फोकस की एक और परिभाषा देखिए क्या होगी। जब कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है, तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, या क्या है? मुख्य अक्ष है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या रहे? बराबर रहे। समांतर कहने का मतलब कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या रहे? बराबर रहे। जैसे यहाँ अगर 1 मीटर है तो यहाँ भी क्या? 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर। लंबाई से मतलब नहीं होता है समांतर के लिए, केवल उनके बीच की दूरी से मतलब होता है। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से क्या होगा? इसका परावर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश किरण उस पार नहीं जा पाएगी। उस पार नहीं जाएगी तो क्या होगा? इसका परावर्तन का मतलब जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से हो जाती है? फोकस से। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी को कहते हैं फोकस बिंदु, दिखाते हैं F से। अब देखिए, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण M1 M2, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसके केंद्र को वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर।
देखिए पहले मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है, जबकि फोकस से होकर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब देखिए या मान लीजिए कोई गोली दर्पण है M1 और M2, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र और बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या और मध्य बिंदु को फोकस बिंदु, ऐसे कहते हैं मुख्य अक्ष। लेकिन ध्यान, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण तल की ओर आती है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, और यह क्या होती है, परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आर से। और परावर्तन का नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो जब प्रकाश किरण इस तल पर लंबवत पड़े, जब प्रकाश किरण इस तल पर कैसे पड़े, लंबवत, तो इसे कहेंगे आपतित किरण। और आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ेगी उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण कितना का है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण कितना है, 0 है, क्योंकि आपतित किरण पर ही अभिलंब है। तो इनके बीच का कोण कितना है, 0। आई का मान कितना हो गया, 0। तो परावर्तन के नियम से जब आई बराबर क्या होता है, आर, तो जब आई का मान 0 तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए परावर्तित किरण इसी मार्ग से क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो देखिए जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो तल पर कैसे पड़ रही है, लंबवत, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसे मान लीजिए कुछ समय के लिए वृत्त है, या वृत्त का क्या है, केंद्र, यहाँ कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो जब आपतित किरण 90 डिग्री पड़ रही है तो परावर्तन के बाद 90 डिग्री से इस तल से 90 डिग्री पर क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। इसलिए प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है किसी तल पर तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। हाँ देखिए उत्तल दर्पण के लिए इसको मान लें M1 M2, गोल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते दिखाते हैं P से। इसका कहीं केंद्र होगा उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने रेखा का कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। एक बात ध्यान दीजिए, जो दर्पण का कलई किया जाता है वह हमेशा कहाँ करते हैं, दाएं साइड, और चमकदार भाग को कहाँ रखते हैं, बाएं साइड। तो ध्यान दीजिए, और प्रकाश किरण हमेशा या कोई वस्तु जब रखेंगे तो हमेशा दर्पण के कहाँ रखेंगे, बाएं साइड। जब प्रकाश किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है,
तो उसका तो अपवर्तन होगा नहीं, क्या होगा? परावर्तन। तो परावर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए प्रकाश किरण इस प्रकार जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद इसका मार्ग इधर हो जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसे महसूस होगा कि प्रकाश किरण इधर की दिशा से आ रही है, तो उसको महसूस जहाँ से होगा, मतलब इधर देखेंगे तो जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। दिखाते हैं एफ से। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का वर्णन। 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 अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है। तो देखिए पहली स्थिति क्या होती है। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, मान लीजिए या कोई अवतल दर्पण M1 M2 है। इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दिखाते हैं P से। इसका कई केंद्र होगा, दिखाते हैं C से। वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दिखाते हैं R से। वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से होकर जहाँ लिखा कहते हैं मुख्य अक्ष। अब वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु कहते हैं फोकस बिंदु, दिखाते हैं F से। मान लीजिए कोई वस्तु हम रख रहे हैं, पहली स्थिति में कहाँ रखे हैं? अवतल दर्पण के सामने। जो दर्पण का चिकना भाग होता है उसको बोलते हैं सामने का भाग, और जो पेंट किया गया भाग होता है उसे कहते हैं पीछे का भाग। तो बताइए वस्तु कहाँ रखी है? अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखे हैं, लेकिन कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के भीतर। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के भीतर रखें। तो इससे प्रकाश किरण चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? पहले मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से हो जाएगी? फोकस से। और एक प्रकाश किरण चला लीजिए कहां से? वक्रता केंद्र से। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, और जहां दोनों प्रकाश किरण काटती हैं वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने रखे हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ही बना है। अब वस्तु कैसी है? सीधी, तो प्रतिबिंब कैसा है जी? उल्टा। जब वस्तु को सीधा रखे हैं तो प्रतिबिंब बना है उल्टा। और देखिए वस्तु से क्या है? छोटा है, और प्रकाश किरण वास्तव में काटी है, इसलिए इसे कहेंगे वास्तविक। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के भीतर रखा जाता है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के भीतर प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र और फोकस के भीतर प्राप्त होता है, जो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। इसलिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? 1 से कम होगा, क्योंकि रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है और वस्तु की लंबाई क्या है? बड़ी। तो जब छोटे में बड़े से भाग देंगे तो उसका मान सदैव 1 से कम आता है, इसलिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? 1 से कम होगा। रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? 1 से कम होगा।
रेखीय मान क्या होगा, 1 से कम होगा।